नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं अपन फिजिक्स बूस्टर सीरीज की क्लास 5। ये अपने जो रिजिड बॉडी वाली जो यूनिट है उसकी लास्ट क्लास है और इसमें अपन ने न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चंस भी शामिल किए हैं। ठीक है, और इसमें अपन ने थोड़ा सा बदलाव ये भी किया है कि पहले अपन ये क्वेश्चंस मतलब रेड में होते थे, तो अब की बार मैंने ब्लैक में कर दिया था कि आपको साफ साफ दिखे। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि दिख नहीं रहा है, तो उसका समाधान भी मैंने कर दिया है। ठीक है, अब वो करते हैं स्टार्ट। थोड़ा सा सही, हाँ, अब देखिए स्टार्टिंग के कुछ सवाल इजी है, सिंपल से मैंने लिए हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक सवाल जो होते हैं, इजी सवाल होते हैं, वही आपको बेसिक सिखाते हैं। उसके बाद तो आपकी अपनी स्किल्स होती है, तो जो बेसिक्स समझ गया वो सीधी सी बात है अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कर लेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर फर्स्ट है। पहला कह रहा है कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम। इसमें मैक्सिमम सवाल आपने कोणीय संवेग की ही है, एंगुलर मोमेंटम की ही है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है? तो देखो आपको पता है जिस प्रकार जो रेखीय संवेग होता है, रेखीय संवेग क्या होता है? रेखीय संवेग होता है P बराबर क्या होता है? mv। ये होता है आपके रेखीय संवेग। उसी प्रकार आपके होता है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग वो होता है L बराबर आई ओमेगा। L बराबर आई ओमेगा। P की जगह आ गया L, इसकी जगह द्रव्यमान की जगह क्या आ गया? I जड़त्व गुण, और वेग की जगह आ गया कोणीय वेग। तो सीधी सी बात है, चीजें रटने की कोशिश नहीं करनी है। तो L है, अब आपको पता है भाई कि I क्या होता है? mr स्क्वायर होता है। ठीक है, m r स्क्वायर गुणा ये क्या होता है? ये एक्चुअली में रेडियन पर सेकंड में होता है, रेडियन पर सेकंड में होता है। तो एक्चुअली में आप चीज देखोगे, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई? ये आपकी किस में होता है? मीटर में, सॉरी, ये जो द्रव्यमान है ये किस में होता है? ये केजी में होता है, द्रव्यमान केजी में होता है। आर ये लेंथ है, ये मीटर में यानी कि मीटर का स्क्वायर। ठीक है, रेडियन को अपन आमतौर पर लिखते नहीं है यूनिट में। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे बटे में आ जाएगा सेकंड, नीचे बटे में आ जाएगा सेकंड। तो क्या है? केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड। तो आपका क्या बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो बस यही था, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज रटने की कोशिश नहीं करनी है। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अब सवाल नंबर दूसरा देख लो। कोणीय संवेग L, जड़त्व गुण I और कोणीय वेग के बीच सही संबंध क्या है? तो सीधी सी बात है, वो सही संबंध क्या है? L बराबर आई ओमेगा। L बराबर क्या है? आई ओमेगा। समझ गए? जहां पर ये क्या है? ये आपका L होता है कोणीय संवेग। L क्या होता है? कोणीय संवेग। I आपका क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण। I क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, और ये क्या हो गया? ओमेगा। ओमेगा आपका हो गया कोणीय वेग। कोणीय वेग, बात खत्म। तो यानी कि क्या हो जाएगा? L बराबर आई ओमेगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसमें किसी को डाउट है? तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बेसिक चीजें, ये बेसिक चीजें आपको समझ में आई तो मतलब चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जिनको लगता है कि सर यार काफी बेसिक सवाल है, वेट करना, यहाँ जरूर आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो बेसिक होता है ना
उसको भी अपन सही ढंग से सीख नहीं पाते। अपन इजी को सिंपल में से अच्छा इसका ये हो गया, बाकी रियल में उसका जो बेस लेवल की जो चीज होती है वो मतलब हर कोई नहीं समझ पाता, ना ही कोई टीचर समझाते हैं एक्चुअली में। ठीक है, चलिए, यदि किसी घूमते हुए निकाय पर लगने वाला बाहरी टॉर्क शून्य है तो देखो सीधी सी बात है, एक नियम होता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। जिस प्रकार अपन ने रेखीय संवेग संरक्षण देखा है कि कोई भी निकाय पर कोई भी बाहरी बल जो लग रहा है वो शून्य है, तो निकाय का जो संवेग है वो क्या होता है, संरक्षित रहता है। उसी प्रकार क्या होता है, एक नियम होता है कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण वो होता है L बराबर आई ओमेगा, L बराबर आई ओमेगा। यह सदैव नियत रहेगा, यह सदैव फिक्स रहेगा, सदैव नियत रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल लागू, सदैव नियत रहेगा जब तक कि इस पर लगने वाला बाहरी बलागुण शून्य है, बाहरी बलागुण शून्य है। अब देखो इसका कारण क्या होता है, आपने रेखीय संवेग के मामले में देखा होगा भाई, जो आपको पता है, अब आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, बल क्या होता है, बल होता है संवेग में परिवर्तन की दर, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर dp बाय dt ये होता है, ठीक है, dp बाय dt, बस ये होता है बल। उसी प्रकार आपके जो ये बल है, बल के बदले में आ जाएगा टाउ, यानी कि बल आगुण, ये हो जाएगा बल आगुण। बल आगुण होता है आपके कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि dl बाय dt, dl बाय dt। बात समझ गए, ये ऐसे होता है मामला। dl बाय dt, ठीक है, तो ये होता है। तो इसका मतलब देखो, यदि आपका L नियत है, L क्या है, L नियत, मान लो कि यदि L नियत है तो जो नियत चीज होती है d बाय डी टी नियत, जब आप कुछ भी चीज करते हो d बाय डी टी और कोई नियत होता है, उसका जो आप क्या करते हो, अवकलन करते हो, तो वो क्या आता है, जीरो आता है, जीरो आता है। तो इसका मतलब क्या चीज हुई कि कोई भी बाहरी बलागुण, देखो आंतरिक बलागुण, आंतरिक कुछ भी हो सकता है। मैंने एक निकाय मान लिया, कोई भी एक निकाय सिस्टम हो गया, ठीक है, तब उसके इस पूरे निकाय का, भाई एक रूम है, ये मान लो मैं जिस रूम में हूं, ये एक पूरा रूम है, इस पूरे रूम को मैंने एक निकाय मान लिया, तो अब इस रूम के अंदर कुछ भी चीजें हो सकती है, बट बाहर से देखोगे तो इस पूरे रूम का जो आपके संवेग है, कोणीय संवेग, वो नियत रहेगा, वो नियत रहेगा जब तक कि इस रूम के बाहर से कोई बलागुण नहीं लगे, ठीक है। अंदर कुछ भी चीज हो सकती है, वो अंदर के अंदर चीजें एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो d बाय डी टी नियत, तो बस वही चीज है, ये होता है, ये बलागुण ये चीज होती है, बलागुण L टाउ बराबर dl बाय dt, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम होता है, जिसमें मान लो कोई वस्तु घूम रही है, ठीक है, तो घूमती है तो उसका जो कोणीय संवेग होता है वो L बराबर आई ओमेगा होता है। अब इस पे कोई बाहरी बलागुण नहीं लग रहा है, तो क्या होगा,
इसमें से यदि इसका मान बढ़ जाए किसी कारणवश या उसको बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, इसका वेग, कोणीय वेग घट जाएगा। मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ये बात समझ गए। मैं ना आपके जो सवाल भी बनने वाले हैं वो मैक्सिमम इस पे बनने वाले हैं, आई एल बराबर आई ओमेगा। इसमें से एक बढ़ेगा तो एक क्या होगा, घटेगा ऑटोमेटिकली। किस स्थिति में, जब कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा तब। ठीक है, बात क्लियर। सवाल क्या पूछ रहा है, यदि किसी घूमते हुए निकाय पर लगने वाला बाहरी टॉर्क शून्य है, बाहरी टॉर्क शून्य है तो क्या कोणीय वेग नियत रहेगा? नहीं, कोणीय वेग नियत रहने का कुछ भी फिक्स नहीं है। कोणीय संवेग सुरक्षित रहता है, ये बात बिल्कुल सही है, कोणीय संवेग सुरक्षित रहता है। ठीक है, बाकी जड़त्व गुण शून्य हो जाता है? नहीं। गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है? नहीं, ऐसी भी कुछ नहीं है। अगर कोई बाहरी टॉर्क शून्य है तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, सीधी सी बात है। ठीक है, बाहरी टॉर्क शून्य है तो कोणीय संवेग संरक्षित, बाहरी टाउ एक्सटर्नल यानी कि बाहरी जीरो तो क्या होगा, एल बराबर नियत हो जाएगा। एल बराबर क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 4, एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान 2 kg और त्रिज्या कितनी है, 0.5 मीटर है, 4 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। 4 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। इसका आपको कोणीय संवेग निकालना है। इसका क्या करना है आपको, इसका कोणीय संवेग निकालना है। ठीक है, चलो तो सिंपल सी बात है, निकालोगे कैसे? कोणीय संवेग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर आई ओमेगा, एल बराबर आई ओमेगा। अब ठोस गोला है, क्या है, ठोस गोला। ठीक है, तो ठोस गोले के लिए, ठोस गोले के लिए क्या होता है, आई, ठोस गोले के लिए आई बराबर क्या होता है, 2/5, वही होता है 2/5 mr स्क्वायर। अगर वो गोला खोखला होता है तो कितना होता है, 2/3। ठोस गोला दिया हुआ है तो 2/5 mr स्क्वायर, सिंपल सी बात है। और आपको क्या है, और क्या चीज दी हुई है, ये ओमेगा आपको दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट कर दो भाई। एल बराबर आई कितना, 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करो सारी, 2/5 m कितना है, इसका द्रव्यमान 2 kg दिया हुआ है। ठीक है, चलो r कितना दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या 0.5 मीटर, 0.5 मीटर यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2। 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, इंटू जो ओमेगा है कितना, 4 रेडियन पर सेकेंड, 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 4 से 4 ये हो गया कैंसल, ऊपर 4 बटा नीचे 5, 4/5 मतलब 0.8, ये हो जाएगा आपकी 0.8, 0.8। ये ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलो 5वें सवाल का आंसर, कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग है तो क्या है, कोणीय संवेग क्या है, सदिश राशि है। कोणीय संवेग एक सदिश राशि। अब यहाँ पे तो आपको सदिश और ऐसे दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली सदिश में भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते ध्रुवीय, एक होते हैं अक्षीय यानी कि अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो कोणीय संवेग क्या है आपके, कोणीय संवेग एक अक्षीय सदिश है। क्या है, अक्षीय सदिश, अक्षीय सदिश, क्योंकि इसकी दिशा क्या होती है, अक्ष के अनुदिश होती है, अक्ष के अनुदिश। ठीक है, चलो एक गोताखोर जब हवा में कूदता है
तो वो अपने हाथ पैर सिकुड़ लेता है। ऐसा करने से उसका, तो देखो इस सवाल का थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा समझ में नहीं आए। ये मतलब क्या है कि गोताखोर आपने देखा होगा ना कि जब कोई यहाँ पानी है, मान लो ये पानी है, ठीक है, और ये भाई साहब ये यहाँ कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग से ये कूदते हैं ना ऐसे ऐसे, जब ये इसके अंदर जंप लगाएंगे भाई साहब, ये गोताखोर भाई साहब जो होते हैं, ठीक है, ये जब इसमें जंप लगाते हैं ना तो पता है एकदम से ये अपने आप को सिकुड़ लेते हैं, एकदम से ऐसे मोड़ लेते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब मोड़ लेते हैं, ऐसे जब कूदते हैं ना तो मतलब एकदम से अपने टांग वांग सारी ऐसे मोड़ लेते हैं, मोड़ के ऐसे कूदते हैं। तो क्या होता है उससे क्या होता है फायदा कि इन्होंने जैसे मोड़ा, जैसे इन्होंने खुद को मोड़ा तो क्या हुआ कि अपने को पता है कि कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से इन्होंने सेल्फ को मोड़ा है, खुद को मोड़ा है, तो कोई बाहरी बलागुर तो लगा नहीं, जो भी क्रिया हुई है निकाय के अंदर हुई है, तो निकाय का जो है कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो अब क्या होगा कि जैसे आपने मोड़ा कि पहले आपके हाथ दूर दूर थे, आप पास लाए तो आपके क्या हुआ, आपका ये जड़त्वागुण घट गया। जड़त्वागुण क्या हो गया, घट गया, ये घटेगा तो क्या होगा, वेग बढ़ जाएगा। वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो तभी वो फास्ट घूमता है एकदम से, जैसे वो कूदता है ना तो फिर एकदम से मुड़ जाता है, अपने आप को समेट लेता है, और वो जैसे समेटता है तो बिल्कुल ऐसे फास्ट घूमता हुआ इसमें गिर जाता है। वो कारण क्या होता है कि जैसे उसने अपने आप को समेटा तो कोई बाहरी बलागुण तो था नहीं, ठीक है, सवेग रहेगा संरक्षित, तो जैसे समेटने से क्या हो जाएगा, आप उसका जड़त्वागुण हो जाएगा कम। जड़त्वागुण कम हुआ तो सीधी सी बात, इस चीज को बढ़ना है भाई, इस चीज को फिक्स रहना है, इसको नियत रहना है, तो अगर इसका मान घटा है तो सीधी सी बात है इसका मान बढ़ेगा, ये सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, गोताखोर जब हवा में कूदता है तो वो अपने हाथ पैर सिकोड़ लेता है। ऐसा करने से क्या जड़त्वागुण बढ़ता है, नहीं, जड़त्वागुण घटता है और कोणीय वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। जड़त्वागुण घटता है और कोणीय वेग बढ़ जाता है, ठीक है, और वो फास्ट ऐसे घूमता हुआ इसमें गिर जाता है, ठीक है। हाँ, ये पानी, बात क्लियर। जैसे ये यहां से कूदता है तो इस यहां से लगाकर इस दौरान वो अपने आप को सिकोड़ लेता है, तो फास्ट घूमता हुआ इसके अंदर गिर जाता है। बात क्लियर। चलो 7वां सवाल, यदि किसी वस्तु का जड़त्वागुण दुगुना कर दिया जाए और कोणीय संवेग समान रहे तो कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक ही टाइप के सवाल है, ये सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। सातवां सवाल ये क्या कह रहा है कि भाई यदि किसी वस्तु का जड़त्वागुण दुगुना कर दिया जाए, आपको पता है L बराबर I ओमेगा, ठीक है, ये स्थिति क्या है, 1 है, मान लो L1, ठीक है। देखो एक मिनट, चलो L1 मान, यदि किसी वस्तु का जड़त्वागुण दुगुना कर दिया जाए और कोणीय संवेग समान रहे, यानी कि कोणीय संवेग क्या है, समान रहेगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं रहने वाला, ये बिल्कुल क्या है, संरक्षित है, ठीक है, ये संरक्षित है। ये क्या है, L ठीक है, L क्या है, संरक्षित है, मतलब मान लो इस स्थिति को अपन L मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा पहली स्थिति, ठीक है। अब इसने दूसरी स्थिति में क्या बोला है कि L2, इसमें इसने क्या बोला है कि जड़त्वागुण दुगुना कर दिया जाए, जड़त्वागुण को दुगुना, यानी कि जड़त्वागुण क्या हो जाएगा, 2I1, ठीक है, और जो नया जो है वो ओमेगा 2 है। अब आपको पता है स्थिति क्या दी हुई है, स्थिति यही है कि भाई L1 बराबर L2 है मामला, ठीक है, तो I1 ओमेगा 1 बराबर 2I1 ओमेगा 2, ठीक है, तो यहां से I1 से I1 ये हो जाएगा कैंसल, और आपको निकालना क्या, ओमेगा 2 निकालना है, तो ओमेगा 2 जो होगा वो क्या होगा, ओमेगा 1/2, ये नीचे बट्टे में आ जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा।
ये सिंपल सी बात है, इसमें इतना अपने को करने का काम ही नहीं है, ये तो मैंने कैलकुलेशन टाइप बताया आपको, ठीक है। लॉजिक क्या है, किसी वस्तु का भाई जब कोणीय संवेग नियत है तो जड़त्व आघूर्ण को दुगुना कर दिया जाए, इसको यदि दुगुना कर दिया तो सीधी सी बात है इसको क्या होना पड़ेगा, आधा होना पड़ेगा, ये आधा होगा तभी ये मामला नियत रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है रेखीय संवेग P और स्थिति सदिश R के पदों में कोणीय संवेग का सूत्र है। तो देखो कोणीय संवेग का एक और सूत्र होता है, जिसने मेरी लेक्चर देखे हैं, जिसने थ्योरी क्लासेस अच्छे से समझ रखी है, उसको मैंने बताया है कि भाई ये कोई स्थिति सदिश है R, ये कोई स्थिति सदिश है ये कोई R स्थिति सदिश है, ये कोई बिंदु A है, ठीक है। और ये इससे और यहां पर कोई ये मतलब जो वस्तु कोई जा रही है उसका रेखीय संवेग क्या है, रेखीय संवेग P है, रेखीय संवेग क्या है, P है। और ये अगर कुछ इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, इस चीज को मैंने थ्योरी में पूरा समझा रखा है, ठीक है। ये अगर कोई एंगल थीटा बन रहा है तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है L बराबर R क्रॉस P, L बराबर होता है R क्रॉस P, R क्रॉस P सदिश गुणा होता है। जिस प्रकार आपने एक फॉर्मूला और देखा होगा टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, देखा आपने, जो बल आघूर्ण के लिए है वो क्या है, स्थिति सदिश, और इसका जो सदिश गुणा है उसी प्रकार ये L इज इक्वल टू आर क्रॉस P होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, भूलना मत, ठीक है। L इज इक्वल टू आर क्रॉस P, इनके ऊपर सदिश का सिंबल लगाना था, वो लग नहीं पाया, इनके ऊपर तीर का निशान लगाना था, ठीक है। हाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, L इज इक्वल टू आर क्रॉस P। सवाल नंबर 9, एक द्रव्यमान क्या है, 5 kg है, 4 मीटर व्यास के वृत्ताकार पथ पर 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, इसका कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। अब देखो इस टाइप का भी सवाल आता है ना, तो आपको क्या करना है, इसी चीज को देखनी है। एक क्या है, एक द्रव्यमान 5 kg 4 मीटर व्यास के वृत्ताकार पथ पर 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, तो जो कोणीय संवेग का दूसरा एक फॉर्मूला बनता है वो बनता है L इज इक्वल टू mvr, L इज इक्वल टू mvr। अब ये L इज इक्वल टू mvr फॉर्मूला कहां से आया, वो भी यहां से आया है, कोई मतलब इसमें देखो ये L होता है, L जब इसको आप खोल के लिखोगे तो R P साइन थीटा होता है, एक्चुअली में क्या होता है, R P साइन थीटा, ठीक है। जब ये थीटा कितना 90 हो जाता है, जब ये इनके बीच जो एंगल है वो कितना हो जाता है, 90 हो जाता है, साइन 90 का मान कितना 1, और जो R है, R का R और P की जगह क्या होता है mv, रेखीय संवेग कितना होता है mv, तो आप कह सकते हो L इज इक्वल टू mvr भी लिख सकते हो। तो यदि आपको mv और r दिया हुआ है तो जो फिर आपको यदि कोणीय संवेग निकालना हो तो वो हो जाएगा L इज इक्वल टू mvr। अब सिंपल सी बात है, क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है 5, v कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, और r क्या दिया हुआ है, 4 मीटर व्यास के वृत्ताकार पथ, ठीक है। 4 मीटर व्यास का वृत्ताकार पथ है, अपने को व्यास नहीं चाहिए होता, अपने को चाहिए होता है त्रिज्या, ठीक है, क्योंकि उसके सापेक्ष ही वो निकलेगा, जो केंद्र है उस केंद्र के सापेक्ष ही आपके ये जो संवेग है एंगुलर मोमेंटम वो निकलेगा। तो 4 मीटर व्यास यानी कि ये त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, त्रिज्या 2, यानी कि ये आपके आ जाएगा यहां से 100, ये क्या जाएगा,
100, ठीक है, 100 kg मीटर स्क्वायर बटा सेकंड। इसको थोड़ा ध्यान से लिख लेना, इसका kg मीटर स्क्वायर बटा सेकंड। ये जो ये क्या है, बहुत बार चीजें टाइप होने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड, इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसको सेव कर लेते हैं। सवाल को एक एक देखो, एक एक चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझ के करना। कोई भी चीज मतलब टप नहीं होती है। आप क्या करते हो, जल्दबाजी में आंसर निकालने की कोशिश करते हो, अरे आंसर आ गया टिक, बस बात खत्म। उसको जो प्रॉपर चीज क्या है, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आप जैसे कि मैं सवाल को सॉल्व करता हूं, आप देखते होंगे बिल्कुल एक बेसिक बात, उस छोटी छोटी बात का ध्यान रखता हूं, बस वही चीजें, ये चीजें कर ली ना, फिजिक्स आसान है, बस यही है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 10वां। 10वां क्या कह रहा, कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? कोणीय संवेग, देखो रेखीय संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो होती है बल। तो जो कोणीय संवेग में जो परिवर्तन की दर होगी वो क्या होगी? बल आघूर्ण। जो ये होता है कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर dl/dt, टाउ इक्वल टू dl/dt। वैसे अगर इसको पूरा अगर सही ढंग से अगर अपन सदिश फॉर्म में लिखे तो इसके ऊपर तीर लगाना भी जरूरी है, क्योंकि ये सदिश है ऐसे। ठीक है, dl/dt ऐसे, समझ गए? बाकी यदि इसकी मापांक या फिर इसकी वैल्यू की फॉर्म में लिखे तो टाउ इक्वल टू dl/dt। तो जो इसमें L dl/dt यानी कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर होती है टाउ, यानी कि क्या? टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण। क्या होता है? टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बात क्लियर? चलो सवाल नंबर 11वां। 11वां कह रहा है एक वस्तु की घूर्णीय गतिज ऊर्जा E तथा जड़त्व आघूर्ण I है, वस्तु का कोणीय संवेग होगा। ठीक है, वस्तु का कोणीय संवेग क्या होगा? तब अब आपको संबंध ये तैयार करना है। तो देखो, एक आपको पता है संबंध होता है L बराबर होता है I ओमेगा, L बराबर I ओमेगा। ठीक है, ये जैसे कि मैंने जब आपको ये लेक्चर पढ़ाया तो थ्योरी क्लास में मैंने जो रेखीय संवेग और जो मतलब रेखीय गति से संबंधित जो चीजें थी उसको और इनको आपस में तुलना की थी, और फॉर्मूले बिल्कुल सेम टाइप के हैं। ठीक है, आपको मतलब ऐसे रटने की भी कोशिश नहीं करनी है, उसी फॉर्म में ये फॉर्मूले हैं। आपको यदि रेखीय वाले फॉर्मूले पता है तो इस वाले फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आपके हो जाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार आपके रेखीय में क्या होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है के, जो गतिज ऊर्जा होती है के, वो क्या होती है 1/2 mv² होता है, 1/2 mv²। ठीक है, ये होता है। अब भाई यहां पे क्या हो जाएगा, इस m की जगह आ जाएगा I, जो द्रव्यमान है उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा I, और v की जगह आ जाएगा ओमेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा I ओमेगा²। I ओमेगा²। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसी समीकरण को समीकरण 1 को ले लो। समीकरण 1 में मैं दोनों साइड क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक बार मैंने I से गुणा कर दिया, और तो ये हो जाएगा 1/2 I²
ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इस आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, चूंकि आई ओमेगा कितना होता है एल, तो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है एल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा के आई बराबर 1/2 एल स्क्वायर। तो यहां से बन जाएगा आपके एल स्क्वायर बराबर 2 KI, और जो ये जो एल है वो हो जाएगा √2। अच्छा, इसने इस जो ऊर्जा है ऊर्जा को ई माना हुआ है, सॉरी, ठीक है, तो इसको अपन ई नाम दे देते हैं। बात समझ गए? बात क्या, इसने जो ऊर्जा है उसको ई लिखा हुआ है, तो अपन भी इसको ई लिख लेते हैं। हाँ, ई। हाँ, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट यहां से। नेक्स्ट सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, ये बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्टधारी सवाल है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्टधारी सवाल है। एक जो है कण की स्थिति आपको दी हुई है r=i+2j - k एवं संवेग जो रेखीय संवेग है वो p दिया हुआ है 3i+4j - 2 के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। कोणीय संवेग लंबवत है। कोणीय संवेग किसके लंबवत है? तो पहले तो अपन इस कोणीय संवेग को निकालते हैं, फिर ध्यान पड़ेगा कि भाई ये लंबवत किसके है, ठीक है, कि कौन से जो तल है उसमें ये स्थित है। जिस तल में स्थित होगा तो उसका जो दूसरा, यदि ये एक्स वाई तल में है तो ये जेड के लंबवत वो हो जाएगा, ठीक है, और ये वाई जेड में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स के लंबवत हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो पहले तो आपको क्या करना है, आर क्रॉस पी करना है, आर क्रॉस पी करना है, ठीक है, सीधी सी बात है। एल बराबर क्या होता है, आर क्रॉस पी। एल बराबर क्या होता है, आर क्रॉस पी। तो अब देखो जो आर है, आर में आपके क्या दिया हुआ है, i+2j। अच्छा, जिसको ये सदिश सदिश गुणा वगैरह नहीं आता, वो मैंने एक सदिश की 5 जो लेक्चर है वो पढ़ाए हुए हैं। 5 में से आप 5वां लेक्चर देख लेना, 5वां लेक्चर देख लोगे तो उसमें मैंने सदिश गुणा और अदिश गुणा बताए हुए हैं, ठीक है। वो 5 वीडियो मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया हुआ, नहीं तो यूट्यूब पे भी आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट से आप देख लेना, ठीक है ना। i+2j - k सारा मतलब सब कुछ चीजें बेसिक, बहुत सारी चीजें बता रखी है। अब आप लोग क्या करते हो, ढूंढते नहीं हो चीजें, ठीक है। चैनल पे देखो, चैनल पे बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, सब कुछ है। एक लैब असिस्टेंट बनने के लिए जो जरूरी चीजें हैं सारी यहाँ पे दी हुई है, लेकिन वही है उन चीजों तक, एक मिनट, 3i+4j - 2k। तो अब देखो, अब यदि ऐसा है तो फिर इसको सोल्व करने के लिए क्या करना आपको ध्यान ही है, वो शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है आपको। लिख लो i j k, ठीक है, i2j - k 3i+4j - 2k, ठीक है, 1 2 -1 1 2 -1 3 4 -2, बस इनको थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। अब स्टार्ट करो, आई ये ढक दो, क्या हो गया, गुणा 2 और -2 का गुणा -4, फिर -4 और -1 का गुणा -4, तो देखो ये इसको लिख दिया मैंने -4,
ठीक है। फिर इस जे के लिए लिखोगे तो जे के लिए आ जाएगा माइनस जे प्लस, ऐसे बंद करो, -2 माइनस, ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब बात आती है लिखने की किसके लिए, के के लिए। के लिए लिखोगे तो 4, और ये देखो जब लिखते हैं ना तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे लिखते हैं, ये 4 और ये -6, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये -4 और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 0i, और ये कितना, 3 में से 2 गया, माइनस माइनस प्लस, तो 3 में से 2 गया 1, यानी कि ये माइनस का जे हो जाएगा, माइनस का जे। और ये क्या है, 4 में से 6 गया, माइनस का 2 के, यानी कि ये जो आपका जो कोणीय संवेग का मान आ रहा है, ये आ रहा है आपके जे और के में आ रहा है, जे और के में, यानी कि ये आपके हो गया वाई जेड तल, ये किसमें हो गया, वाई जेड तल। और वाई जेड तल होता है वो क्या होता है, हमेशा एक्स अक्ष के लंबवत होता है। किसके लंबवत होता है, एक्स अक्ष के लंबवत। तो आपके ए ऑप्शन हो जाएगा। जो वाई जेड तल होगा भाई, तो वाई जेड तल क्या होगा, वाई जेड तल यानी कि क्या होगा भाई, ये हो गया जेड, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये मान लिया आपने, ये एक्स, ये वाई, ये हो गया जेड, ये वाला हो गया जेड, ये वाला, इसको अगर इस लाइन को मैं जेड वाली मानूं, ये वाला तल है इस साइड वाला, वो हो गया वाई जेड तल। वाई जेड तल क्या हो गया, इस एक्स के लंबवत हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो, तो एक्स अक्ष के लंबवत। निम्न में से सही कथन कौन सा है, निम्न में से सही कथन कौन सा है, सवाल नंबर 13। निम्न में से सही कथन क्या होता है, कोणीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है, नहीं, कोणीय संवेग सदैव संरक्षित नहीं रहता। यह संरक्षित तभी रहता है जब बाहरी बलागुण 0 हो, ठीक है। सदैव संरक्षित नहीं होता, हमेशा नहीं होता। तभी होता है जब टाउ एक्सटर्नल 0, ठीक है। वेग एवं जड़त्व आगुण का गुणनफल है, नहीं, ये वेग और जड़त्व आगुण का गुणनफल नहीं है, ये कोणीय वेग और जड़त्व आगुण का गुणनफल है, ठीक है। हाँ, कोणीय वेग व जड़त्व आगुण का गुणनफल है। एल बराबर क्या होता है, आई ओमेगा, ठीक है। कोणीय वेग और जड़त्व आगुण का गुणनफल है। कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, सही है, तो सिर्फ इसमें से कौन सा सही है, सी, यानी कि सिर्फ डी वाला, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट, क्योंकि सी सही है, बाकी ए और बी दोनों ही क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कह रहा है सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, m बराबर 5 kg द्रव्यमान का एक कण एक्स वाई तल में एक समान चाल v बराबर 6 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है। यदि मूल बिंदु से कण की लंबवत दूरी 2 मीटर है तो मूल बिंदु से के परित कोणीय संवेग का परिमाण होगा। देखो, आपको कोणीय संवेग किसी भी बिंदु के सापेक्ष पूछे, जैसे कि मान लो किसी इस ए बिंदु के सापेक्ष पूछ लिया, ठीक है, और यहां पर कोई है कण है, वो आपके P यानी कि रेखीय संवेग से जा रहा है, P रेखीय संवेग से जा रहा है, तो आपको चाहिए होती है लंबवत दूरी, ठीक है। ऐसे इसको पीछे ले जाओ, ये लंबवत दूरी आपको दी हुई है,
ये लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी आपको दी हुई है, लंबवत दूरी। तो आप सीधी सी बात है, लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी आपको दी हुई है, तो बस सीधी सी बात है आप निकाल सकते हो। ये लंबवत दूरी r है, तो क्या होता है L इक्वल टू mv/r, जहां पे ये r क्या है, लंबवत दूरी है, जिस बिंदु के सापेक्ष निकालना है उस बिंदु के सापेक्ष। समझ गए, r क्या है, लंबवत दूरी। ये सारी चीजें आपको यदि अच्छे से सीखनी है तो आप थ्योरी क्लास को रेफर कीजिए, थ्योरी क्लास को देखिए। क्योंकि देखो मैं सीधी सी बात बताता हूं, लोग कहते हैं कि सर मतलब ये वन शॉट वगैरह, देखो वन शॉट हुआ या जो मैं जो बता रहा हूं, मैं जो आपको सॉल्व करवा रहा हूं, ये नॉलेज के लिए या फिर जल्दी जल्दी में फास्ट फास्ट रिवीजन करने के लिए या फिर मतलब एक समझने के लिए, मतलब काफी हद तक चीजें हो जाएगी, लेकिन एक बेसिक लेवल से बिल्कुल समझनी है चीजें, तो फिर आपको थ्योरी क्लासों को रेफर करना पड़ेगा, थ्योरी क्लासें अच्छे से समझनी पड़ेगी। क्योंकि वो चीजें मैं सारी यहाँ एक्सप्लेन नहीं हो सकती है, उन चीजों को मैंने इतने आराम से एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई उतना टाइम यहाँ नहीं दिया जा सकता। बात समझ रहे हो, तो इसलिए वन शॉट ही होते हैं, ठीक है। और जो थ्योरी क्लासेस, जो प्रॉपर थ्योरी क्लासेस होती है, जो वहां चीजें समझाई जाती है, वो वन शॉट में नहीं समझाई जा सकती। बात क्लियर, ये बात ध्यान रखना। तो L बराबर होता है mv/r, ठीक है। हाँ, तो यहां से देख लो L में क्या है, m क्या दिया हुआ 5, v क्या दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया हुआ r 2 मीटर, 5 दूनी 10 और 6 60, कितना हो जाएगा 60। अभी देखो पीछे अपन ने एक सवाल किया था आपको, सर पीछे तो आपने कुछ लंबवत दूरी जैसी बात नहीं की थी, पीछे अपन ने देखा था ये रेडियस वाली बात की थी अपन ने, कौन सा सवाल लिया था, ये वाला। हाँ, कि व्यास के वर्ताकार पथ पर, अब ये वर्ताकार पथ पर बेटा घूम रहा है ना, तो देखो वर्ताकार पथ पर हमेशा ध्यान रखना, ये जो बिंदु होता है केंद्र, अगर मान लो कोई यहाँ घूम रहा है तो ये दूरी हमेशा ये लंबवत होती है, क्योंकि ये क्या होती है, एक स्पर्श रेखा की तरह काम करता है ये, ठीक है, और ये दूरी हमेशा लंबवत होती है। बात क्लियर। हाँ, तो इसलिए ये जो r, इस mv/r में ये जो r है ना, r वो लंबवत दूरी है जो जिस बिंदु के सापेक्ष अपने को निकालना है वो अपन ने काम में लिया हुआ है, वो वाली लंबवत दूरी है, ठीक है। मैंने जब थ्योरी क्लास मतलब पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल भी करवाया कि जब गुरुत्वाकर्षण लग रहा है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण मतलब उसका कोणीय संवेग क्या होगा, कौन सी लंबवत लाइन होगी, कौन सी दूरी होगी, तो सारे मैंने वो एग्जांपल आपको वहां पे बता रखे हैं, उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 60। अभी इसको पहले सेव कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। और तो अब देखो सवाल नंबर 15, यदि पृथ्वी की त्रिज्या अचानक घट जाए तो क्या होगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या अचानक घट जाए, जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, भाई गोल बन जाए यार, गोल भी कैसे ही बनेगा ये, एक मिनट, हाँ इसको गोल बनाते हैं मस्त। हाँ, ये बन गया गोल, ठीक है। तो अब पृथ्वी की त्रिज्या ये कह रहा है कि अचानक घट जाए, यानी कि पृथ्वी क्या करती है भाई, ये जो इसकी जो अक्ष है, ठीक है, इसके ठीक है, इसके अनुदिश, ठीक है, इसके अनुदिश ये ओमेगा कोणीय वेग से घूमती है। तो ये पृथ्वी इस ओमेगा कोणीय वेग से घूमती है। अब ये कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या अचानक घट जाए, पृथ्वी की त्रिज्या अचानक घट जाए, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या अचानक घट के मान लो ये होगी बिल्कुल छोटी, ऐसे होगी, तो साफ बात है आपको बताए L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब वो जो भी अचानक जो भी चेंज हुआ है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, जो भी चेंज हुआ है तो वो क्या है, आंतरिक हुआ है,
ठीक है, बाहर से कोई बलागुण लगा नहीं है, ठीक है, तो सीधी सी बात है ये आई का मान घट जाएगा और इस ओमेगा का मान बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, पृथ्वी की कोणीय चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। पृथ्वी की कोणीय चाल क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, पृथ्वी की कोणीय चाल बढ़ जाएगी। और जब पृथ्वी की कोणीय चाल बढ़ती है तो आपको पता है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, ये होता है, ये टी क्या होता है, आवर्तकाल। अब ये बढ़ रहा है तो ये टी क्या होगा, घटेगा। तो पृथ्वी का आवर्तकाल बढ़ जाएगा, नहीं घट जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का आवर्तकाल घट जाएगा, समझ गए। तो सी ऑप्शन भी हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, ये क्या होगा भाई, अगर ये बढ़ा है तो एक्चुअली में ये क्या होगा, घटेगा, ये घटेगा। ठीक है, पृथ्वी की ऊर्जा व कोणीय संवेग स्थिर रहेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि पृथ्वी की ऊर्जा व कोणीय संवेग स्थिर, कोणीय संवेग तो रहेगा स्थिर, लेकिन पृथ्वी की ऊर्जा स्थिर नहीं रहेगी। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि उसमें से जो जैसे ही इसकी त्रिज्या छोटी हुई उसका द्रव्यमान निकल गया। ठीक है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है, तो इसमें से जो आई है आपके आई में बदलाव हुआ है, तो सीधी सी बात है वो आपके सेम नहीं रहेगा, ऊर्जा आपकी सेम नहीं रहेगी। तो इसमें से सही चीज क्या होगी, पृथ्वी की कोणीय चाल बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, बस लॉजिक यही था। और आपको मतलब इस कोणीय संवेग संरक्षण में लगभग इस टाइप के सवाल आने की संभावना भी ज्यादा है, हर बार इस टाइप के सवाल आते भी है। ठीक है, और बहुत सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज बढ़ा है। यदि जड़त्व आघूर्ण बढ़ा है तो आपके कोणीय वेग क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, और यदि ये जड़त्व आघूर्ण घटा है तो ये कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि कोणीय चाल बढ़ जाएगी। बात क्लियर। चलो सवाल नंबर 15 हो गया। सवाल नंबर 16, ये भी मस्त सवाल है। ये कह रहा है एम द्रव्यमान एवं आर त्रिज्या वाली एक पतली वृत्ताकार वलय किसी क्षैतिज तल में इसके केंद्र से गुजरने वाले एवं तल के लंबवत अक्ष के परिध ओमेगा कोणीय वेग से गुणन कर रही है। या लिख दो एक बार, ओमेगा, हाँ ओमेगा कोणीय वेग से गुणन कर रही है यदि समान आकार परंतु m/4, ये एक मिनट, इसको थोड़ा सा m/4 कर दो। ठीक है, m/4 द्रव्यमान की एक अन्य वलय पहली वाली वलय पर समाक्षीय रख दी जाए तो निकाय का नया कोणीय वेग है। तो भाई एक जो वलय है रिंग, एक जो रिंग है, ठीक है, पहली स्थिति फर्स्ट, ठीक है, जो केस नंबर फर्स्ट में क्या हो रहा है, ठीक है, ये कोई वलय है और इसका द्रव्यमान कितना है, m है, ये त्रिज्या वही r है। ठीक है, और वृत्ताकार वलय है, ये क्या वलय है, और ये ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रही है, गुणन कर रही है। ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रही है, गुणन कर रही है। ठीक है, ये स्थिति 1 है। तो इस स्थिति में इसका जो संवेग है वो क्या हो जाएगा, संवेग बराबर हो जाएगा L बराबर आई ओमेगा, आई क्या होता है m, वलय के लिए r स्क्वायर, और ये ओमेगा। ठीक है, अब ये तो है केस 1, स्थिति 1। ठीक है, अब स्थिति 2 में क्या हो रहा है, स्थिति 2 में क्या क्या हो रहा है, आप सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तो ये बोल रहा है कि भाई इसमें एक और वलय रख दी, इसी पर ये पहले से वलय थी, एक वलय थी, इसको एक और वलय यहाँ पे रख दी गई है, दूसरी वलय यहाँ रख दी, ऐसी एक और वलय रख दी। ठीक है, अब ये जो दूसरी वाली वलय है उसका क्या है, द्रव्यमान m/4 है, द्रव्यमान m/4 है बस। और ये वलय ऐसे रखी है कि मतलब बिल्कुल ही मतलब
बाहरी बल आघूर्ण लगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसे कि मतलब बिना कोई बाहरी बल आघूर्ण के जस्ट ऐसे घूम रहा था, एकदम से रख दी, कोई ध्यान तक नहीं बना दिया कि कोई बाहरी बल आघूर्ण कुछ चीज ही नहीं हुई ऐसी, ठीक है, शांति से रख दिया है, ठीक है। तो ये अब m/4 की ये हो गई, और ये एक m की पहले से थी, ठीक है। तो अब जो L2 होगा वो आपके क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा I, ठीक है। तो पहले तो होगा जड़त्व गुण इसका mr² प्लस m/4 r², और अब ये ω2 जो इस स्थिति में जो है वो, ये बात समझ में आई। अब अपने को पता है कि कोणीय संवेग रहेगा संरक्षित, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को करना है बराबर, इन दोनों इक्वेशन को करना है बराबर, और इन दोनों इक्वेशन को बराबर आप करोगे L1 बराबर L2 से, क्योंकि चूंकि कोणीय संवेग संरक्षित रह रहा है, तो दोनों ही केस को यदि आप वो करोगे, बराबर करोगे, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, mr², ये देखो पहले ये देख लो, ये इसको जोड़ लो, 1 + 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 5/4, कितना हो जाएगा 5/4, 5/4 mr² ω2 बराबर mr² mr² से mr² कैंसिल, तो जो ω2 है, जो नया वाला ω2, वो कितना हो जाएगा 4ω/5, 4ω/5, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो सवाल को देख लो, चीज समझ में आई पूरी, ठीक है। इसी टाइप के सवाल मतलब रहेंगे आपके, ठीक है। अब सवाल नंबर 17, ये कह रहा है चिकने फर्श पर नृत्य कर रही एक नर्तकी अपने हाथों को सिकुड़े हुए 20 रेडियन/सेकंड के कोणीय वेग से, 20 रेडियन/सेकंड के कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर अक्ष के विपरीत घूर्णन कर रही है। जब वह अपने हाथों को फैला देती है तो घूर्णन चाल घटकर 10 रेडियन/सेकंड हो जाती है। तो डांस कर रही थी, उसने अपने हाथों को फैला लिया, हाथों को फैला लिया, तो जो भी चीज हुई वो क्या निकाय के अंदर हुई है, बाहर से कोई बल आघूर्ण वगैरह नहीं लगा है, तो साफ बात है संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, ठीक है। तो घूर्णन चाल बढ़कर 10 रेडियन/सेकंड हो जाती है। यदि नर्तकी का स्टार्टिंग का जो जड़त्व आघूर्ण है वो I है, तो नया जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, सीधी सी बात है, चूंकि इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, चूंकि जड़त्व आघूर्ण, चूंकि बाहरी बल आघूर्ण, बाहरी बल आघूर्ण शून्य है, अतः बाहरी बल आघूर्ण शून्य है, तो बाहरी बल आघूर्ण शून्य है, अतः क्या होगा, संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, संवेग संरक्षित, यानी कि L बराबर I ओमेगा। अब यहाँ पे आपके क्या हो रहा है, इसने आपके सीधी सी बात है, इसने क्या किया है, मतलब इसने अपने जो है हाथ है सिकुड़े और घूर्णन करनी, जब वो अपने हाथों को फैला देती है, हाथों को फैला दिया, हाथों को फैला दिया मतलब क्या हुआ, जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा, जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा और क्या है, घूर्णन चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कोणीय वेग घट जाएगा, ठीक है। तो ये कोणीय वेग यदि आधा हुआ है, सीधी सी बात है, तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा आधा तो I दुगुना हो जाएगा, सीधी सी बात है, भले आप भले फॉर्मूले के हिसाब से करो या ऐसे समझ लो, तो I दुगुना हो जाएगा। बात क्लियर?
ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नहीं तो आप भले ऐसे नियम के हिसाब से वो करना चाहो तो वही ऐसे ही कि भाई पहली स्थिति में L1 बराबर कितना था, I इंटू इसकी जो चाल थी वो कितनी थी, 20 थी, ठीक है। दूसरी स्थिति में L2, ठीक है, इसका जो है वो जड़ता गुण I2 इंटू ये 10। अब इनको दोनों को कर दो, इक्वल कर दो, ठीक है, दोनों को इक्वल करोगे, L1 बराबर L2 से वो करोगे तो ये क्या आ जाएगा, I2 बराबर 2I आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो इतना नहीं करना, आपको सीधा समझ में आ रहा है कि भाई कौन ही संरक्षित है, ये क्या हुआ, घटकर हुआ आधा, तो वो दुगुना हो जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है। हाँ, ये जैसे कि ऐसा सब सवाल आ जाए तो आपके लिए ये एक 30 सेकंड का काम है, बस सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना है, पहले तो ध्यान से पढ़ना है, पहला काम सवाल को ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सवाल को पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी है, सवाल को पढ़ लिया फिर बात खत्म। सवाल अगर आपने ध्यान से सवाल पढ़ लिया तो आपका आधा काम तो वही हो गया, आप इन माइनर मिस्टेक से बच जाओगे। एक क्षैतिज प्लेटफॉर्म अपने केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के विपरीत एक समान कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। ये कोई क्षैतिज कोई है, मतलब ठीक है, प्लेटफॉर्म ऐसे रखा हुआ, वो क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। किसी समय उसके केंद्र पर एक m द्रव्यमान का एक श्यान द्रव मतलब जो द्रव बह सकता है आगे, श्यान द्रव गिराया जाता है जो कि फैलने के लिए स्वतंत्र है, जो कि फैलने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। श्यान द्रव गिराया जाता है जो कि फैलने के लिए स्वतंत्र है। तो देखो सीधी सी बात है, मैं आपको बताऊं मामला क्या है। ये भाई ये पूरा कोई है, ठीक है, ये इसकी अक्ष है, इसकी अक्ष है। अब यहां पर कोई श्यान द्रव ये गिरा दिया, ये स्टार्टिंग में श्यान द्रव यहां गिरा दिया। अब ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, जो कि फैलने के लिए स्वतंत्र था, अंत में नीचे गिर जाता है। तो अंत में नीचे क्यों गिरेगा, आपको पता है, यहां कोई चीज है तो जो आपके है, जो मतलब क्या होता है, जो चीज घूमती है तो आपने बल, आपको ध्यान होगा, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो क्या करता है, बाहर धकेलता है, कोई चीज घूमती है ऐसे तो मतलब उसको क्या बाहर धकेलने की वो करता है, कोशिश करता है, ठीक है। आप भले कोई चीज घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, उसके ऊपर चीज रखोगे तो आखिर में ऐसे घूमते 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 वो आखिर में आके उससे छोड़ के गिर जाएगी, ठीक है। तो आपने यदि कोई श्यान द्रव की बूंद रखी है यहाँ पर, आपने यहाँ रखी, चलो स्टार्टिंग में यहाँ रखी, तो इसकी वजह से कोई भी जड़त्व गुण नहीं आएगा, क्योंकि ये जो अक्ष है, अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, 0, अक्ष से इसकी क्या दूरी कितनी है, 0, ठीक है। फिर ये देखो इसकी जो अक्ष से दूरी कितनी, 0, लेकिन जैसे जैसे आप ये घूमेगा तो ये श्यान द्रव है ना, यहां से धीरे 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 यहां से मतलब निकलता निकलता निकलेगा, एक समय आके नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब उस दौरान क्या चीज होगी, क्या चीज होगी, तो देखो जब ये यहां पर था, यहां पर था, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, जड़त्व आघूर्ण 0, लेकिन अब यहां पर आया तो कुछ ना कुछ इसने जड़त्व आघूर्ण दिया, फिर थोड़ा और दूर गया तो जड़त्व आघूर्ण और बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ा, लास्ट में आके जब इससे छूट गया, नीचे गिर गया, तो वापस से 0 हो गया। तो मतलब क्या होगा कि जड़त्व आघूर्ण का जो ग्राफ है, जड़त्व आघूर्ण का ग्राफ जो मतलब जड़त्व आघूर्ण है वो बढ़ता जाएगा एवं अंत में वापिस वही हो जाएगा। बात क्लियर, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ भाई पहले स्टार्टिंग में माना कि इसका जड़त्व आघूर्ण था I, अब ये जो बूंद रखी हुई है, इस बूंद का कुछ द्रव्यमान है, इस बूंद की वजह से भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, उसकी वैल्यू कितनी है, x है। तो स्टार्टिंग में जब यहाँ पे रखा था तो इस x का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसकी इससे दूरी 0 है। अगर आप लगाओगे mr², अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे mr², तो क्या होगा, ये r0, यहाँ पर इस स्थिति में r0, तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो जड़त्व आघूर्ण था वो 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये इससे दूर जाएगा, जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा,
तो सीधी सी बात है, ठीक है, जड़त्वागुण बढ़ेगा तो क्या होगा, कोणीय वेग क्या होगा, घटेगा। जड़त्वागुण बढ़ेगा तो कोणीय वेग क्या होगा, घटेगा। ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ आके वापस से नीचे गिर जाएगा, तो वापस में वो जड़त्वागुण जो पहले था वो का वो हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, प्रारंभ में घटेगा तथा फिर पुनः बढ़ेगा, ये चीज होगी, बी वाला केस होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में इसकी वजह से, चूंकि जैसे जैसे ये दूर जाएगा इसमें जड़त्वागुण जुड़ता जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसका जो कोणीय वेग वो घटेगा, फिर लास्ट में जाके वापस से ये एकदम से नीचे गिर जाएगा, तो ये इस निकाय से बाहर निकल जाएगा, निकाय से पूरा ही बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वापस से वो घट जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। एवं लास्ट में यानी कि अंत में बात समझ में आई? ठीक है, हाँ चलो अब बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19, किसी वस्तु का कोणीय संवेग आपको दिया हुआ है, किसी वस्तु का कोणीय संवेग आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना है इसका उस पर लगने वाला बलागुण, इस पर लगने वाला बलागुण। तो आपको पता है बलागुण क्या होगा, बलागुण को आपको पता है चीजें, बलागुण का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू dl बाय dt, dl बाय dt। ठीक है, d बाय dt ऑफ l दिया हुआ है, l कितना दिया हुआ है 2t प्लस 3, 2t प्लस 3। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया, तो उस पर लगने वाला बल आगुण होगा। तो बल आगुण सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, इसका अवकलन वो कर लो तो क्या हो जाएगा d बाय dt, तो इसका कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा टाउ 2 आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, और इसका 3 का कितना हो जाएगा, अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सवाल नंबर 19वां। अब बात करते हैं सवाल नंबर 20 से 24। 20 से 24 में क्या है, इसमें एक बेटा अपन ने आंसर टिक कर दिया, इसमें आंसर टिक कर देते हैं, बाकी सभी चीज अपन ने आंसर टिक कर दिए थे। चलो एक बार ठीक है कर दिए थे टिक, ओके। अब देखो 20 से 24 में क्या है, कथन और कारण है। ये पहले इनके जो ऑप्शन है वो ध्यान से देख लो। पहला ऑप्शन तो अपने क्या है कि भाई कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, दूसरा है कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, ये बी वाला होगा। तीसरा सी है, कथन सही है लेकिन कारण गलत। ठीक, और इसमें डी में ये जो मतलब इसमें कारण सही है और ये जो इसका जो स्टेटमेंट है कथन वो गलत है। अब अपन लेंगे सवाल, सवाल क्या कहते हैं देखो ध्यान से। पहला है सवाल नंबर 20वां की, दरवाजे के, देखो एक होता है इस चीज का, ये जो अपन बोलते हैं ना कब्ज, कब्ज क्या होता है, जो 20वां सवाल बताता हूं। ये जो गेट होता है ना, ये गेट, इसको बोलते हैं कब्ज, इसको बोलते हैं कब्ज, हिंज, कब्ज, या फिर हिंज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हिंज, जहां से अपना गेट लगा हुआ होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई दरवाजे के जो कब्ज होते हैं, कब्ज के समीप बल लगाकर दरवाजे को खोलना तथा बंद करना अधिक क्या होता है, मतलब जो ये दरवाजा है, दरवाजे के
जो कब्ज है उसके पास बल लगाकर इस दरवाजे को खोलना, ये टफ काम है, या फिर मतलब इस दूर से खोलना या मतलब बंद करना वो टफ काम है? हाँ, ये बताओ। दरवाजे के कब्ज के समीप बल लगाकर दरवाजे को खोलना क्या है? डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि सिंपल काम क्या होता है? सिंपल काम आप दूर से खोलोगे तो वो सिंपल है, यहां से आसानी से खुलता है भाई, यहां से थोड़ी खींच के खोला जा सकता है। तो ये क्या है? ये क्या है? काम टफ है, ठीक है। तो यानी कि इट इज मोर डिफिकल्ट टू ओपन और क्लोज ए डोर बाय अप्लाइंग फोर्स नियर द हिंज। तो इसका मतलब ये है कि ये तो सही है, स्टेटमेंट जो है जो कथन दिया हुआ है वो तो सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कारण दरवाजे के कब्जे के समीप बल आघूर्ण का मान अधिक होता है। नहीं, बल आघूर्ण का मान क्या होता है? कम होता है, क्योंकि आप यदि बल लगाओगे यहाँ पे तो दूरी क्या होगी? न्यूनतम होगी। दूरी क्या होगी? न्यूनतम होगी। तो बल आघूर्ण का मान क्या होता है? कम होता है। बल आघूर्ण का मान कम होता है। तो यहाँ पर क्या है आपके? कारण गलत है, कथन सही है और कारण गलत है, ठीक है। बात क्लियर? सवाल नंबर 21वां, किसी कण का जड़त्व आघूर्ण समान रहता है चाहे घूर्णन अक्ष कोई भी हो। ये क्या कह रहा है? किसी कण का जड़त्व आघूर्ण समान रहता है चाहे घूर्णन अक्ष कोई भी हो। तो ये बात गलत, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि घूर्णन अक्ष की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। घूर्णन अक्ष से दूरी पर ही अपन जड़त्व आघूर्ण डिफाइन करते हैं। तो ये बात गलत है, कथन गलत है। कथन क्या है? गलत है, ठीक है। इसमें जैसे कि ये ऑप्शन सी हो गया इसमें, ठीक है, सी ऑप्शन। और ये कह रहा है कारण क्या कह रहा है? जड़त्व आघूर्ण कण के द्रव्यमान तथा दूरी पर निर्भर करता है। ये तो सही है, इसने कारण तो सही बोला, जड़त्व आघूर्ण कण के द्रव्यमान तथा दूरी पर निर्भर करता है, ये बात तो सही है। तो मतलब कारण सही है, कारण सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। बातें दोनों ही समझ में आई, ठीक है। इसमें आप क्या टिक करोगे? ये डी वाला, ये डी वाला टिक करो। मैंने क्या है, मैंने वो इसीलिए इसको सेपरेट लिखा कि इसको मेरे को बार बार लिखना नहीं पड़े, बोर्ड पे जगह कम है इस हिसाब से, ठीक है। हाँ, तो आपको समझ में आ गया कि इसमें भाई ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, इसने जो रीजन दिया हुआ है वो रॉन्ग है। इसमें स्टेटमेंट ही रॉन्ग है और रीजन दिया है वो तो सही है कि भाई जड़त्व आघूर्ण कण के द्रव्यमान तथा दूरी पर निर्भर करता है। तो ये बात तो सही है, ठीक है, लेकिन ये बात क्या है? गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान से देखो, ये कह रहा है जड़त्व आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण समान राशियां है। नहीं, जड़त्व अलग चीज है, जड़त्व आघूर्ण क्या है? सेपरेट चीज है। तो दोनों समान राशियां नहीं है, जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण समान राशियां नहीं है। जड़त्व आघूर्ण अलग चीज है और जड़त्व अपने आप में अलग चीज है, ठीक है। जड़त्व वो चीज है जो किसी गति का विरोध करता है, ठीक है। तो यानी कि मतलब जो इसका स्टेटमेंट है वो गलत है, कथन, ठीक है। नेक्स्ट है कारण किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण वस्तु की गति अथवा विराम अवस्था में परिवर्तन करने पर वस्तु द्वारा किए गए विरोध को प्रदर्शित करता है। तो सही है, किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो क्या होता है? खुद की गति में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। जब अपन न्यूटन के नियम पढ़ते हैं उसमें वही है कि भाई जड़त्व क्या चीज होती है? जड़त्व मतलब स्थिर रहना, खुद मतलब खुद की गति का विरोध करना, वो गुण क्या होता है? जड़त्व होता है। तो ये क्या कारण सही है, कारण सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है।
चलो नेक्स्ट 23, किसी वस्तु का जड़त्व आगुण नियत नहीं होता है, यह घूर्णन अक्ष के बदलने पर बदलता है। तो बात तो सही है, किसी वस्तु का जड़त्व आगुण नियत नहीं होता है। ये मान लो कोई वस्तु है, इसकी इस अक्ष के सापेक्ष यहाँ पे कोई और है, मैंने कोई एक अक्ष यहाँ ले ली, तो इससे जो दूरी है ये r1 है, ये r2 है, तो इन दूरियों पे वगैरह सब कुछ चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। नियत नहीं रहता, ऐसा थोड़ी है कि इसका ये वस्तु इसका जड़त्व आगुण इतना फिक्स हो गया, बस नहीं, वो हमेशा किसी न किसी अक्ष के सापेक्ष डिफाइन होता है। तो अक्ष बदली तो जड़त्व आगुण भी बदलेगा, तो वो नियत नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि स्टेटमेंट ये जो है वो सही है, ठीक है। तो 23वें में क्या है, जो स्टेटमेंट दिया है कथन सही है, कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कारण जड़त्व आगुण वस्तु के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान की दूरी के वर्ग के गुणनफल पर निर्भर करता है, ठीक है। ये कह रहा है कि जड़त्व आगुण वस्तु के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान की दूरी के वर्ग यानी कि r यानी कि mr² पर निर्भर करता है। तो बस बात सही है। तो ये जो कारण है वो भी सही है, कारण भी सही है, और साथ ही साथ ये कारण इसकी सही व्याख्या करता है। ये खुद बता रहा है कि भाई ये mr² पे डिपेंड करता है। तो r यानी कि दूरी, तो यानी कि r बदला, आपने यदि अक्ष बदली मतलब r बदल जाएगा, अक्ष बदली मतलब r बदल जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, जब एक घूमता हुआ बेले डांसर अपने हाथ सिकुड़ लेता है तो उसकी घूर्णन गति बढ़ जाती है। अब कोई बेले डांसर है, ठीक है, इसने अपने हाथ सिकुड़ लिए, हाथ सिकुड़ लिए तो क्या होगा, हाथ सिकुड़ना मतलब सीधी सी बात है आई क्या होगा, घटेगा, आई घटेगा, हाथ सिकुड़ लिए तो आई घटेगा, अतः क्या हो जाएगा आपके, वो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है इसकी घूर्णन गति बढ़ जाती है, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया है कथन सही है, कथन क्या है, सही है, ठीक है। हाथ सिकुड़ने से जड़त्व आगुण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और बाहरी बल आगुण की अनुपस्थिति में कोणीय संवेग सुरक्षित रहता है। तो बात सही है, कारण सही है, कारण सही है, और ये सही व्याख्या भी हो रही है, ये व्याख्या भी सही हो रही है, ठीक है। इसने जो इस चीज की व्याख्या की है ये सही व्याख्या है, यही अपन ने किया है कि कोणीय संवेग सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी अपने आप, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट सवाल आपको निकालना है कोणीय संवेग तथा कोणीय वेग ओमेगा के बीच ग्राफ। तो कोणीय संवेग और कोणीय वेग ओमेगा के बीच ग्राफ क्या होगा, एल बराबर होता है आई ओमेगा, यानी कि एल क्या है, समानुपाती ओमेगा, ठीक है। यानी कि आपको क्या है, सीधी रेखा वही होगा ग्राफ y इक्वल टू mx वाला ग्राफ, y इक्वल टू mx वाला ग्राफ। तो कौन सा हो जाएगा, सीधी रेखा, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन आपके हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। बात क्लियर। तो यहां पर ये अपने सवाल होते हैं समाप्त, और आपको इसकी पीडीएफ भी माजिसा एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के नीचे। थैंक यू सो मच।